हेलो बच्चों, आप सभी को टैलेंट इंस्टीट्यूट में स्वागत है। डी यू सोल इम्पोर्टेंट नोट्स बीए प्रोग्राम बीए ऑनर्स थर्ड सेमेस्टर सेकेंड ईयर पॉलिटिकल साइंस। भारत में दलीय व्यवस्था की बदलती प्रवृत्ति की समीक्षा कीजिए। क्या बहुदलीय व्यवस्था समाज के हर हिस्से को बेहतर प्रतिनिधित्व प्रदान करता है? इस पे इसको इस क्वेश्चन पे नोट्स लेकर आया हूँ। तो बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं कि इकोनॉमिक्स या जो भी है, बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि इसका बनाइए। सबका बनेगा, आप लोग टेंशन मत लीजिए। जैसे जैसे मुझे टाइम मिल रहा है वैसे वैसे आप लोगों को नोट्स प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो आप लोगों से प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के साथ वीडियो को शेयर करें, लाइक्स ज़्यादा दें, ताकि वीडियो आप लोगों को नोट्स प्रोवाइड करने में अच्छा लगे, मुझे मोटिवेशन मिले। और सब्सक्राइब कर ले, जो भी बच्चे नए आ रहे हैं वो सब्सक्राइब कर लें चैनल को। क्योंकि मैं इतना करके आप लोगों को नोट्स प्रोवाइड करता हूँ और व्यूज़ नहीं आ रहा है वीडियो पे, तो प्लीज़ आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा देखिए। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि अभी पेपर नहीं है तो नहीं देखूं। नहीं, ऐसा नहीं, आप एक बार पढ़ लो, उसके बाद से फिर पेपर में आपको पता चलेगा। जब पेपर होगा तो क्वेश्चन आप पढ़े रहोगे तो पता चलेगा कि हाँ क्वेश्चन है, तो आप तुरंत यहाँ से ढूंढ कर लिख सकते हो। तो इसलिए मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखिए और पढ़ें। ओके, तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन के लिए। तो ये रहा भारत में दलीय व्यवस्था की बदलती प्रवृत्ति की समीक्षा कीजिए। क्या बहुदलीय व्यवस्था समाज के हर हिस्से के बेहतर प्रतिनिधित्व प्रदान करता है? तो इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और तो देखिए, यहाँ पे दलीय व्यवस्था लोकतंत्र की आत्मा है। ठीक है, दलीय व्यवस्था क्या है कि लोकतंत्र की आत्मा कहा जाता है। आज विश्व के सभी लोकतांत्रिक शासन व्यवस्थाओं वाले देशों में राजनीतिक दलों की महत्वपूर्ण भूमिका है। ठीक है ना, हम लोग जानते हैं कि लोकतांत्रिक जहाँ भी देश है तो वहाँ पे राजनीतिक दल होते हैं। तो यहाँ पे मुनरो ने तो स्वतंत्र राजनीतिक दलों के शासन को ही लोकतांत्रिक शासन कहा है। ठीक है ना, स्वतंत्र अगर राजनीतिक जो दल है उसे ही कहा गया है कि लोकतंत्रीय शासन है। ठीक है ना, आज लोकतंत्र और राजनीतिक दल एक दूसरे के पूरक हैं। देखिए, लोकतंत्र और राजनीतिक दल क्या है? एक दूसरे के पूरक पूरक है। अब देखिए, लोकतंत्र जैसे कि आम जनता है तो वो क्या करता है, अपने नेता को चुनता है और फिर वो नेता जो चुने जाते हैं वो क्या करते हैं, आम जनता के लिए काम करते हैं। ठीक है ना, लेकिन ये कहने का है, आम जनता को सिर्फ लुभावना दिया जाता है जब इलेक्शन आता है। ठीक है ना, लेकिन बहुत कुछ गड़बड़ होता है। ठीक है ना, बोल करके और नहीं करता है लोग। तो ये तो राजनीतिक दल एक दूसरे के पूरक हैं। ठीक है ना, लेकिन ये 5 साल तक, एक बार जीतते हैं तो 5 साल तक एकदम अपना ही करते हैं। अब जब जब आता है आप लोग वोट मांगने के लिए, तब आते हैं गली में घूमने के लिए। ओके, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा गड़बड़ है ये। तो लोकतंत्र में जनता का ही शासन होता है और राजनीतिक दल जनमत का निर्माण करके लोकतंत्रीय सरकार को गति प्रदान करते हैं। ठीक है, ब्राइस ने सभी स्वतंत्र देशों में राजनीतिक दलों को आवश्यक माना है। ब्राइस ने इतिहासकार ब्राइस ने कहा है कि स्वतंत्र देशों में राजनीतिक दलों का आवश्यक माना है। सर्वसत्ताधिकारीवादी देशों में भी एकमात्र राजनीतिक दल ही राजनीतिक जीवन में अहम भूमिका अदा करता है। रूस और चीन में भी दल प्रणाली का उतना ही महत्व है जितना भारत, ब्रिटेन और अमेरिका में है। ठीक है ना, रूस में भी उतना ही है। चलिए, विश्व में अनेक दलीय प्रणालियाँ विद्यमान हैं। अनेक विद्वानों ने राजनीतिक दलों की विशेषता, दलों के पारस्परिक संबंध, दल के इतिहास, राजनीतिक व्यवस्था की संरचना, सामाजिक संरचना व संस्कृति, दलों की विचारधारा, दलों की संख्या, दलों के संगठन आदि के आधार पर दलीय व्यवस्थाओं का अनेक भागों में वर्गीकरण किया है। ठीक है ना, आधुनिक समय में दल व्यवस्थाओं को राजनीतिक समाज में महत्वपूर्ण स्थान है। ठीक है ना, आधुनिक समय में दल व्यवस्थाओं का राजनीतिक समाज में क्या है? महत्वपूर्ण स्थान है। विश्व का शायद ही कोई ऐसा देश है जहां दल नहीं है। ठीक है, विश्व का शायद ऐसा देश है कि जहां पे दल ना हो। ठीक है ना, विश्व के सभी देशों में किसी न किसी रूप में दलीय प्रणाली अवश्य विद्यमान है। राजनीतिक व्यवस्था के स्वरूप व संरचना तथा राजनीतिक दलों को प्रकृति, उद्देश्य, संरचना आदि के आधार पर, राजनीतिक व्यवस्था के स्वरूप व संरचना तथा राजनीतिक दलों के प्रकृति, उद्देश्य, संरचना आदि के आधार पर, देखिए, एक दलीय प्रणाली होता है, द्विदलीय और बहुदलीय प्रणाली।
तो एक दलीय में क्या होता है, सिंगल पार्टी सिस्टम होता है। द्विदलीय पार्टी जो होता है बाई पार्टी, यानी इसमें दो दल होते हैं मिलकर सरकार चलाते हैं। बहुदलीय प्रणाली में क्या होता है, बहुत सारे जो लोग मिल करके दल बनाते हैं, उसको बहुदलीय प्रणाली कहा जाता है। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एक दलीय प्रणाली में क्या होता है। एक दलीय प्रणाली ऐसा राजनीतिक व्यवस्था है जिसमें शासन का सूत्र एक ही राजनीतिक दल के हाथों में रहे। ठीक है ना। एक दलीय प्रणाली ऐसा राजनीतिक व्यवस्था है जिसमें शासन का जो सत्ता होता है वो एक ही राजनीतिक दल के हाथों में रहे। कार्टिस ने इसको परिभाषित करते हुए कहा कि एक दलीय पद्धति की यह विशेषता है कि इनमें सत्तारूढ़ दल का या तो सभी अन्य गुटों पर प्रभुत्व होता है, जो सभी राजनीतिक विरोधों को अपने में समा लेने का प्रयास करता है, या वह बहुत ही अतिवादी स्थिति में उन सभी विरोधी विरोधी गुटों का दमन करता है, कर देता है। दमन मतलब समझते हैं ना, खत्म कर देता है। ठीक है ना। जिन्हें जिन्हें क्रांतिकारी या शासन के प्रति तोड़ फोड़ करने वाला दल समझा जाता है, क्योंकि उनमें राष्ट्रीय, सभी देशों में होता है, आप अपने भी देशों में देखते हैं कि अगर किसी एक का शासन चल रहा है तो दूसरा क्या करेगा, तोड़ फोड़ करेगा, दंगा फसाद कराएगा। तो ये सब राजनीतिक में ही आता है सारा। ठीक है ना, कि कैसे उसको बदनाम किया जाए। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। इच्छा को विभाजित करने वाले शक्तियाँ होती है। इस व्यवस्था के अंतर्गत केवल एक ही दल को कार्य करने की अनुमति प्राप्त होती है और सरकार पर उसी का वर्चस्व लंबे समय तक भी बना रह सकता है। यह व्यवस्था सर्वाधिकारवादी और लोकतंत्रीय दो प्रकार की होती है। भारत में 1667 तक लोकतंत्रीय व्यवस्था का प्रचलन रहा। अन्य दलों के होते हुए भी वहां पर केंद्र सरकार स्वतंत्रता के बाद 1967 तक कांग्रेस की ही रही। ठीक है ना, कांग्रेस ही एक सरकार मतलब दल था जो कि 1967 तक एकदम अपना काम करते रही। इस प्रकार की दल व्यवस्थाएं भारत, जापान, मैक्सिको, कीनिया, ब्राजील आदि देशों में है। इसके विपरीत सर्वाधिकारवादी एक दलीय व्यवस्था इटली, जर्मनी, पुर्तगाल, चीन, सोवियत संघ, पोलैंड, हंगरी, वियतनाम, उत्तरी कोरिया, क्यूबा, पूर्वी जर्मनी, बुल्गारिया, चेकोस्लोवाकिया, अल्बानिया, स्पेन आदि देशों में रही है, और कुछ में तो अब भी विद्यमान है, जो कि शुरू से ही एक ही दल चलते आ रहा है। अब एक दलीय प्रणाली के गुण देखिए क्या होता है। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ सिंगल पार्टी। ठीक है ना। विभिन्न दलों के संघर्ष के अभाव में यह राष्ट्रीय एकता को कायम रखती है। ठीक है ना। विभिन्न दलों के संघर्ष के अभाव में यह राष्ट्रीय एकता को क्या करती है, कायम रखती है, क्योंकि सभी नागरिक एक ही विचारधारा से बंधे रहते हैं। अब एक ही पार्टी है तो एक ही से विचारधारा से बंधे रहेंगे। ठीक है। बहुत सारे देश में अभी भी एक ही पार्टी है, जैसे चाइना में शायद है। एक ही दल ही कार्यपालिका तथा मंत्रिमंडल होने के कारण सह अस्थायी सरकार की जनक है। किसी दूसरे दल के प्रभाव के बिना इसमें सुदृढ़ व मजबूत शासन की स्थापना होती है। लंबे समय तक एक ही सरकार के रहने के कारण इसमें दीर्घकालीन योजनाओं को लागू करना संभव है। सरकार के सदस्यों में पारस्परिक विरोध न होने के कारण के निर्णय शीघ्रता के लिए से लिए जाते हैं, जिससे शासन में दक्षता आती है। यह गुटबंदी की कमियों से सर्वथा दूर है। ठीक है ना। यह इसमें क्या होता है, गुटबंदी की कमियों का सर्वथा दूर होता है। ठीक है ना। अब एक दलीय प्रणाली के दोष भी पढ़ लीजिए। अभी तो गुण पढ़े, अब इसका दोष भी पढ़िए। दोष क्या होता है। यह प्रणाली नागरिकों को स्वतंत्रता का हनन करने वाले होने के कारण अलोकतांत्रिक है। ठीक है ना। कभी कभी अगर कोई पार्टी नहीं होता है तो क्या करता है, एकदम लोग को क्या करता है, स्वतंत्रता का हनन करता है। ठीक है ना। अपना जोर जबरदस्ती भी चला सकता है। यह प्रणाली निरंकुशता की जनक है। यह जो प्रणाली क्या है, निरंकुशता की क्या है, जनक है। निरंकुश मतलब ये होता है कि कोई भी नियम कानून बना दिया तो आपको उसको ढोना पड़ेगा, उसको ज़बरदस्ती। ठीक है ना, क्योंकि वहाँ पे कोई होल हल्ला नहीं है, कोई पार्टी नहीं है दूसरा, तो कोई बोलेगा नहीं। ठीक है, तो अपना ही चलाता है लोग। तो इसमें सभी वर्गों को प्रतिनिधित्व नहीं मिल सकता है। इसमें सभी वर्गों का होता है प्रतिनिधित्व नहीं मिल सकता है। इसमें मनुष्यों के व्यक्तित्व का विकास नहीं हो सकता है। ठीक है। यहाँ यह लोगों को राजनीतिक शिक्षा देने में असमर्थ है। इसमें विरोधी दल को सकारात्मक भूमिका की अनुपस्थिति है। ठीक है ना। इसमें विरोधी दल को सकारात्मक भूमिका की अनुपस्थिति है। ठीक है ना। अनुपस्थित है मतलब है ही नहीं। अगर कोई विरोध करने वाला दल ही नहीं है तो अपना ही चलाएगा वो। ठीक है, तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए।
इसमें चुनाव एकमात्र ढोंग है। इसमें क्या है, चुनाव का है एकमात्र ढोंग ही है। अब एक ही पार्टी है तो उसको ही जीतना है, ये तो ढोंग ही है ना। चुनाव कराओ या नहीं कराओ उसी को आना है, क्योंकि एक ही पार्टी है। यह बहुत बहुमत पर आधारित प्रणाली नहीं है, यह बहुमत पर आधारित प्रणाली नहीं है। अब एक ही पार्टी है तो एक ही नेता खड़ा होगा ना, तो वो तो जीतेगा ही, जीतेगा नहीं तो भी वही बनेगा, एक वोट भी आएगा तो। उपरोक्त विवेचन के बाद कहा जा सकता है कि एकदलीय प्रणाली एक तरह से तानाशाही शासन व्यवस्था की ही परिचायक है। जिन देशों में यह विद्यमान है वहाँ नागरिकों को स्वतंत्रता का हनन हो रहा है। अधिकारों के नाम पर नागरिकों पर कर्तव्य थोपे जा रहे हैं। इस प्रणाली के तानाशाही ने सोवियत संघ को बिखेर दिया था। तानाशाही के बल पर शासन को चलाना और वैधता बनाए रखने का प्रयास कदापि सफल नहीं हो सकता है। जहाँ पे भी एक दलीय व्यवस्था है वहाँ पे अभी भी जोर जबरदस्ती का ही शासन रहता है, ठीक है ना। कुछ भी आप लोग नहीं कर सकते। जैसे चाइना है, चाइना में एक ही पार्टी है, इसलिए वहाँ पे जोर जबरदस्ती है। अब देखिए आ गया द्विदलीय प्रणाली। इसमें क्या होता है, दो दल होते हैं। समय से दो ही दलों डेमोक्रेटिक तथा रिपब्लिकन का वर्चस्व है। इंग्लैंड में साम्यवादी दल तथा उदारवादी दल भी है। इंग्लैंड में क्या है, साम्यवादी दल तथा उदारवादी दल भी है, लेकिन वहाँ पे बहुत समय से क्या है, दो ही पार्टी का ज़्यादा चलता है। कौन कौन, डेमोक्रेटिक तथा रिपब्लिकन। लेकिन उनका कोई महत्व नहीं है। ये जो इंग्लैंड में साम्यवादी दल है तथा उदारवादी दल हैं, इनका कोई भी महत्व नहीं है। अमेरिका और ब्रिटेन में इन दो दलों को छोड़कर कभी किसी अन्य दल को सरकार बनाने का अवसर नहीं मिला है। और डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन ही बनाता है अमेरिका में, ठीक है ना। राष्ट्रपति बनता है, कभी डेमोक्रेटिक का बनता है, कभी रिपब्लिकन का बनता है। इनमें से एक दल तो सत्तारूढ़ रहता है, जबकि दूसरा दल अल्पमत में होने के कारण विरोधी दल का भूमिका अदा करता है। इसमें क्या होता है, एक तो अपना लेके आता है जीत करके, और एक का अल्पमत रहता है तो विरोधी दल की भूमिका अदा करता है। राजनीतिक शक्ति का द्विदलीय विभाजन होने के कारण ही इसे द्विदलीय प्रणाली कहा जाता है। बेल्जियम, आयरलैंड तथा लग्जमबर्ग लग्जमबर्ग, पश्चिम जर्मनी, कनाडा आदि देशों में भी द्विदलीय व्यवस्था ही प्रचलित है। देखिए कहाँ कहाँ है भाई, बेल्जियम, आयरलैंड तथा लग्जमबर्ग, पश्चिमी जर्मनी, कनाडा आदि देशों में द्विदलीय व्यवस्था का प्रचलित है। द्विदलीय राजनीतिक व्यवस्था एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें शासन का सूत्र दो दलों के हाथ में रहता है, ठीक है ना। शासन का जो सूत्र होता है दो दल के हाथ में होता है। ये दोनों राजनीतिक दल इतने सशक्त होते हैं कि किसी तीसरे दल को सत्ता में नहीं आने देते हैं। अब इतना वो उन लोग का वर्चस्व होता है कि तीसरा कोई पार्टी नहीं आता है। इन दो दलों के अतिरिक्त अन्य दलों की राजनीतिक व्यवस्था में कोई महत्वपूर्ण भूमिका नहीं होती है। ब्रिटेन तथा अमेरिका द्विदलीय व्यवस्था के सर्वोत्तम उदाहरण है। ब्रिटेन तथा अमेरिका में द्विदलीय का व्यवस्था में सर्वोत्तम उदाहरण है। ब्रिटेन के में लंबे समय से कंजर्वेटिव पार्टी तथा लेबर पार्टी ही कार्यरत है, ठीक है ना। कंजर्वेटिव तथा लेबर पार्टी ही कार्यरत है, दो ही पार्टी वहाँ पे है। इसी तरह अमेरिका में लंबे समय तक, यहाँ तक कुछ छूट गया है, लंबे समय तक क्या, कौन कौन, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन पार्टी ही काम करता है, ठीक है ना। यहाँ पे अब आइए द्विदलीय प्रणाली के गुण देखते हैं। इसमें सरकार स्थिर होती है, ठीक है ना। द्विदलीय प्रणाली में क्या होती है, सरकार स्थिर होती है, क्योंकि इनमें मंत्रिमंडल और विधानमंडल दोनों में एक ही दल का बहुमत होता है, ठीक है ना। अब मंत्रिमंडल हो विधानमंडल हो तो एक ही दल का क्या होता है, बहुमत होता है। कठोर दलीय अनुशासन के कारण न तो मंत्रिमंडल के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पर पास किया जा सकता है और न ही समय पर चुनाव कराए जा सकते हैं, ठीक है ना। इसमें सरकार बहुमत पर आधारित होने के कारण अधिक दृढ़ या शक्तिशाली होती है। इसी कारण वह अपनी नीति को आसानी से लागू कर सकती है। बिलों पर वाद विवाद करते समय मंत्रिमंडल को बहुमत के कारण अधिक कठिनाई से बिल पास करवाने नहीं पड़ते। प्रत्येक बिल सरलता से पास हो जाता है, ठीक है ना। जहाँ पे द्विदलीय है, अब एक का बहुमत है तो वो आराम से पास कर सकता है, और एक तो अल्पमत में होता है। इसमें अस्थायी सरकार होने के कारण दीर्घकालीन योजनाएं लागू की जा सकती है और नीति को भी प्रभावी रखा जा सकता है।
इसमें सरकार अच्छे या बुरे शासन के लिए पूर्ण रूप से उत्तरदायी ठहराया जा सकता है, क्योंकि मंत्रिमंडल में एक ही दल के सदस्य होते हैं, ठीक है ना, और दूसरा कोई दल, द्विदल दल तो रहता ही है, तो दूसरा दल का कोई भी मंत्रिमंडल में नहीं रहता। अतः यह प्रणाली उत्तरदायी सरकार को जन्म देती है। यह जनमत की भावना पर आधारित प्रणाली है। इसमें जनता प्रत्यक्ष रूप से सरकार को चुनाव करती है। जनता की इच्छा के अनुसार ही कोई राजनीतिक दल सत्तारूढ़ होता है। स्पष्ट बहुमत के कारण इसमें सरकार बनाना आसान होता है। इसी कारण यह बहुदलीय प्रणाली की तरह भ्रष्ट तरीकों से सरकार बनाने के दोषों से जनता को राजनीतिक शिक्षा भी मिलती है। इसमें संगठित विरोधी दल होता है। इसमें क्या होता है भाई? संगठित विरोधी दल होता है, जो सरकार की रचनात्मक आलोचना करके सरकार को जनता की इच्छा का ध्यान दिलाता है, ठीक है ना कोई तो है भाई द्विदलीय में कि विरोध करेगा अगर कोई गलत काम करेगा तो। इसमें सरकार जन इच्छा के प्रति जागरूक बनी रहती है। इसमें निरंकुशता की भावना नहीं है। शासन का संचालन जनतांत्रिक भावनाओं का को ध्यान में रखकर ही किया जाता है, ठीक है। अब द्विदलीय का दोष भी पढ़ लीजिए। इसमें मंत्रिमंडल की तानाशाही की स्थापना हो जाती है, ठीक है ना। इसमें मंत्रिमंडल की तानाशाही की क्या हो जाती है? स्थापना हो जाती है, क्योंकि विधानमंडल में मंत्रिमंडल का बहुमत रहने के कारण हर बिल को पास कराने की सुविधा रहती है। जैसे कि अभी हमारे देश में बहुमत किनके पास है? बड़े पार्टी के रूप में उभरे हैं, ठीक है ना, तो वो अपना कोई भी बिल पास करा सकते हैं आसानी से, ठीक है। इसमें विधानमंडल मंत्रिमंडल के हाथों को खिलौना बनकर इसमें विधानमंडल मंत्रिमंडल के हाथों का खिलौना बनकर रह जाता है, क्योंकि बहुमत के नशे में मंत्रिमंडल विधानमंडल पर हर अनुचित व उचित दबाव डाल सकता है, ठीक है ना, क्योंकि बहुमत के नशे में मंत्रिमंडल जो है विधानमंडल पर अनुचित व उचित दबाव डाल सकता है, ठीक है। इसमें मतदाताओं के स्वतंत्रता सीमित हो जाती है। इसमें मतदाताओं की स्वतंत्रता क्या हो जाती है? सीमित हो जाती है, क्योंकि उनके सामने दो ही दल होते हैं, जिनमें से एक को ही वे चुन सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे इसमें सभी वर्गों को उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिलता है, क्योंकि जटिल सामाजिक संरचना में जन प्रतिनिधित्व के लिए कई दलों का होना आवश्यक होता है, ठीक है। बहुत सारे दल का होना जरूरी होता है। इसमें सारा देश दो परस्पर विरोधी गुटों या विचारधारा में बंट जाता है, जिसमें राष्ट्रीय एकता को खतरा उत्पन्न हो सकता है। सिर्फ दो ही विचारधारा में क्या होता है? बंट जाता है। वहाँ पर तीसरा तो कोई पार्टी है नहीं कि लोग का विचार उधर जाएगा, तो दो ही विचारधारा में रह के क्या हो जाता है? राष्ट्रीय एकता को खतरा भी पहुंचा देता है। इस प्रकार कहा जा सकता है कि इस प्रणाली में निर्वाचकों की स्वतंत्रता सीमित हो जाती है और संसद की स्थिति मंत्रिमंडल के हाथों में एक खिलौने जैसी हो जाती है। लेकिन फिर भी यह प्रणाली सर्वोत्तम मानी जाती है। लेकिन फिर भी इसको द्विदलीय प्रणाली को क्या माना जाता है? सर्वोत्तम माना जाता है। अब आ गया है बहुदलीय प्रणाली। जिस देश में दो से अधिक राजनीतिक दल ऐसी स्थिति में हो कि चुनाव में उनमें से किसी को स्पष्ट बहुमत न मिल पाए, वहां बहुदलीय प्रणाली मिलती है। जहां पे एक से दो से अधिक पार्टी राजनीतिक दल है और दोनों में से दोनों को मतलब किसी भी दो को अगर नहीं मिलता है, तीसरा को भी मिल जाता है, तो उसे बहुदलीय प्रणाली मिलती है। इसमें इससे सरकार एक दल को भी बन सकता है और कई दलों को मिलाकर साझा सरकार भी बन सकती है। साझा सरकार बनने का प्रमुख कारण यह होता है कि इसमें किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं होता, क्योंकि वोट विभिन्न हितों का प्रतिनिधित्व बल करने वाली पार्टियों में वितरित हो जाता है। ऐसे दल प्रणाली विश्व के अनेक देशों में पाई जाती है। एक तो अपना ही देश है, ठीक है ना, यहाँ पे क्या है? बहुदलीय है, बहुदलीय प्रणाली है। भारत इसका सर्वोत्तम उदाहरण है। यहाँ पे लिखा है, यह दल प्रणाली अस्थाई दो तरह की होती है। अस्थाई बहुदलीय प्रणाली वह है जिसमें अनेक दल सत्ता के लिए संघर्ष तो करते हैं, लेकिन उनका ध्येय सरकार चलाने के साथ साथ यह भी रहता है कि राजनीतिक व्यवस्था में अस्थिरता न आए। स्विट्जरलैंड में ऐसी ही प्रणाली है। वहाँ पर सोशल डेमोक्रेट्स, रेडिकल डेमोक्रेट्स, लिबरल डेमोक्रेट और साम्यवादी दल राजनीतिक विघटन की स्थिति पैदा किए बिना ही सत्ता प्राप्त का संघर्ष करते हैं। इसके विपरीत
अस्थायी बहुदलीय प्रणाली में राजनीतिक अस्थिरता की राजनीतिक दलों को कोई चिंता नहीं होती है, उनका लक्ष्य तो सत्ता प्राप्त करना है। भारत तथा फ्रांस में ऐसी ही प्रणालियां है। कहाँ पे है भाई? अस्थायी बहुदलीय प्रणाली भारत और फ्रांस में है। बहुदलीय प्रणाली का गुण देख लीजिए क्या होता है। इसमें सभी वर्गों की को प्रतिनिधित्व मिल जाता है, ठीक है ना। इसमें सभी कास्ट के लोगों को क्या मिल जाता है? प्रतिनिधित्व मिल जाता है, क्योंकि विभिन्न वर्गों के हितों को प्रतिनिधित्व करने वाले अनेक राजनीतिक दल राजनीतिक व्यवस्था में विद्यमान रहता है, ठीक है। इसमें जन साधारण को विचारों की स्वतंत्रता प्राप्त होती है और राष्ट्र दो विरोधी गुटों या विचारधाराओं में नहीं बंटता है, ठीक है ना। इसमें बहुत सारा वो विरोधी बन सकते हैं, ठीक है ना। इसमें मतदाताओं को चुनाव की स्वतंत्रता रहती है, वे किसी एक दल को अच्छा मानकर उसका समर्थन कर सकते हैं, किसी को भी, ठीक है ना। बहुत ज़्यादा पार्टी है तो किसी को भी दे सकता है। इसमें मंत्रिमंडल की तानाशाही स्थापित नहीं होती है। इसमें मंत्रिमंडल की तानाशाही क्या नहीं होती है, क्योंकि कई बार कई दल मिलाकर ही सरकार बनती है, जिसका संसद में मिला जुला ही बहुमत रहता है। इसमें विधानमंडल मंत्रिमंडल के हाथों का खिलौना नहीं बनता, क्योंकि इसमें मंत्रिमंडल को विधानमंडल में एक दल से के बहुमत पर निर्भर न रहकर विधानमंडल के ही बहुमत पर निर्भर रहना पड़ता है। इसमें सरकार जनता के प्रति उत्तरदायी होती है। यदि सरकार जनहित विरोधी कार्य करती है तो वह समय से पूर्व भी टूट सकती है। अब देखिए सही बात है, अगर अपना काम करेगा फिर दूसरा पार्टी को नहीं पसंद आया तो क्या करेगा? अपना सपोर्ट खींच लेगा तो टूट जाता है। अभी अपने अपने ही देशों में कितने राज्यों में हुआ, ठीक है ना। बहुत दो तीन पार्टी मिल करके सरकार बनाया, फिर वहां पे एक का सपोर्ट अपना खींच लेता है तो क्या करता है? वहां पर सरकार गिर जाती है। इसमें स्थानीय स्वशासन की भावना का विकास होता है। इस प्रणाली का स्वरूप प्रजातांत्रिक है। इसमें राष्ट्रीय सरकार की परिकल्पना संभव है। अब देखिए बहुदलीय प्रणाली के दोष भी है। अच्छा तो है ही, पर इसमें भी कुछ दोष है। इसमें सरकार कई दलों से मिलकर बनी होने के कारण निर्बल और अस्थायी होती है, जो किसी भी समय टूट सकती है। अब जो भी सरकार बनाया है, जो भी बहुत सारे दल को मिला के बनाया है सरकार, तो डर डर के काम करेगा, ठीक है ना। एक अपना वर्चस्व में नहीं रह करके काम करेगा, उस सबको सबका बात सुनेगा, फिर उस पर विचार करेगा, तो थोड़ा सा अलग हो जाता है, ठीक है ना। क्योंकि वो फुल बहुमत में नहीं था, क्योंकि बहुत सारे पार्टी मिलकर के वो सरकार बनाया गया है, इसीलिए। इसमें सरकार दीर्घकालीन योजनाओं को लागू नहीं कर सकती है और न ही दृढ़ नीतियों का निर्माण करके उन्हें लागू कर सकती है, ठीक है। इसमें जो है सरकार दीर्घकालीन मतलब बहुत दिनों का, बड़े दिनों का कोई योजना लागू नहीं कर सकता, दृढ़ नीतियों का निर्माण करके उन्हें लागू कर सकते हैं। इसमें सरकार का निर्माण करने में काफ़ी मुसीबतें आती हैं। इसमें सरकार का निर्माण करने में क्या होती है? काफ़ी मुसीबतें आती हैं। सरकार बनाने के लिए विभिन्न राजनीतिक दलों में जो सौदेबाजी होती है वह राजनीतिक भ्रष्टाचार का ही उन्नत रूप है, ठीक है ना। सौदेबाजी भी होता है इसमें, आप लोग देखते ही हैं, अपने देश में मिल जाएगा। इसमें दल बदली को बढ़ावा मिलता है और अनुशासनहीनता बढ़ती है। इसमें क्या बढ़ती है भाई? दल बदलुआ, दल एक दल को छोड़ता है दूसरे दल में जाता है, ठीक है ना। तो उसको दल बदलुआ बढ़ावा मिलता है और अनुशासनहीनता बढ़ती है। अनुशासनहीनता मतलब अ, बिना कोई अनुशासन ही नहीं है, कभी इस पार्टी में चला गया कभी उस पार्टी में चला गया, तो ऐसे ही अनुशासनहीनता को बढ़ती है। इसमें प्रायः संगठित विरोधी दल का अभाव रहता है। इसमें प्रायः संगठित विरोधी दल का क्या होता है? अभाव रहता है। इसमें विभिन्न दलों के सदस्यों को मिलकर मंत्रिमंडल का निर्माण होता है, जो दल शासन का निर्माण नहीं कर सकता। इसमें शासनाध्यक्ष या प्रधानमंत्री की स्थिति स्थिति बहुत कमजोर होती है। किसी एक दल द्वारा समर्थन वापस ले लेने पर सरकार गिर जाती है। अभी मैंने बताया कि बहुत सारे मिल करके बनाया गया है प्रधानमंत्री को, तो डर डर के काम करेगा, सबको जो सब बोलेगा उसको सुनना पड़ेगा, ठीक है ना। नहीं तो फिर वो अपना बहुमत खींच लेगा, तो इनका सरकार गिर जाएगा। साझा सरकार होने के कारण इसमें उत्तरदायित्व का अभाव पाया जाता है, ठीक है ना। साझा सरकार होने के कारण अपना उत्तरदायित्व का क्या होता है? अभाव पाया जाता है, ठीक है ना। क्योंकि वो समझता ही नहीं कि हम प्रधानमंत्री है कि नहीं है, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि सभी लोगों के दबाव में काम करता है, तो इसीलिए तो अपना उत्तरदायित्व का अभाव पाया जाता है। यह अवसरवादित और सिद्धांतहीनता की जनक है, ठीक है ना। अवसरवादिता, ठीक है ना। कहता है ना सब कि 5 गो भी
संसद लेकर के कभी कभी बड़ी बड़ा मंत्री ले लेता है, तो वो अवसरवादी है। क्यों? क्योंकि उसका 5 जो संसद है बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर 5 संसद वो नहीं देता है तो प्रधानमंत्री नहीं बन सकते हैं, इसीलिए कम सीट वाले को भी बहुत अच्छी अच्छी मंत्रिमंडल मिल जाती है। इसे ही कहते हैं अवसरवादी। यह अस्थिर सरकार की जनक होने के कारण यह अस्थिर सरकार की जनक होने के कारण देश पर चुनावी बोझ लादने वाली है। ठीक है ना, अस्थिर सरकार की जनक होने के कारण क्या है, बोझ लादने वाली है। नेक्स्ट, उपरोक्त विवेचना के बाद कहा जा सकता है कि बहुदलीय प्रणाली किसी भी देश में अधिक सफल नहीं रही है। ठीक है ना, बहुदलीय जो प्रणाली है वो सफल नहीं रही है। निर्बल व अनुत्तरदायी सरकार के रूप में इसकी निरंतर आलोचना होती रहती है। इसमें कभी भी स्थिर सरकार का निर्माण नहीं हुआ है। यद्यपि भारत में वर्तमान वाजपेयी सरकार ने अपना पूरा कार्यकाल निकाला है। ठीक है ना, वाजपेयी सरकार का जब भी बना था तो उसमें भी बहुत सारे दल मिल करके बनाए गए थे, तो इसलिए उनका सरकार का कार्यकाल चला था कुछ दिन। ठीक है, तो ऐसे ऐसे ही होता है। बस यहीं पे समाप्त हो गया। तो सबसे अच्छा उदाहरण अपने देश में ही, अपना देश में देख ही रहे हैं आप लोग। तो अभी अपने देश का राजनीतिक जो है, आप लोग देख रहे हैं कि अभी जो भी पार्टी है, अभी जो जिनका सरकार है उनका क्या है भाई, पूर्ण बहुमत में है। ठीक है ना, पूर्ण बहुमत में है। वो छोटे छोटे दलों से तो किए हैं, साझा किए हैं, लेकिन अपना ये वो पूरा पूर्ण बहुमत में है। ठीक है ना, वो अगर हट जाएगा तो भी उनका कुछ नहीं बिगड़ेगा। इसीलिए जो अभी जो हमारे देश में अभी सरकार चल रही है उसमें क्या है, एकदम पूरा विश्वास के साथ कोई भी निर्णय लेते हैं। ठीक है ना, तो उसमें कोई भी दबाव नहीं लेते हैं क्योंकि फुल बहुमत में है। ठीक है ना, फुल बहुमत में है। ओके, तो आप लोग समझ गए होंगे दलीय व्यवस्था और बहुत अच्छे तरीके से, एक दलीय, द्विदलीय और बहुदलीय। तो इसमें बहुदलीय जहाँ प्रणाली है वहाँ पे सही ढंग से सरकार चलती है। ठीक है ना, सही ढंग से चलता है इसका मतलब ये है कि अगर कोई सरकार जो है गलत काम कर रही है तो उसके विरुद्ध कोई ना कोई आवाज़ उठा सकता है। ठीक है ना, तो इस तरीके से सही है। कोई निरंकुशता नहीं दिखा सकता है, कोई तानाशाही नहीं दिखा सकता। ठीक है ना, क्यों? क्योंकि कोई दूसरा दल आके क्या करेगा उसको, फिर अपना देखें देश में कितना प्रोटेस्ट होते रहता है। तो क्यों होता है? क्योंकि उनका मान्य नहीं रहता है। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, अगले अपडेट के साथ। तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, लाइक्स दें कि मुझे मोटिवेशन मिले और आप लोगों को ऐसे ही अच्छे अच्छे टॉपिक, क्वेश्चन, नोट्स लेकर आऊँ और आप लोग अपने पेपर में अच्छे करो। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें चैनल को। ओके, थैंक यू सो मच बच्चों।